तो कल वाली चीजें तो याद हो गई होंगी मेरे हिसाब से ना, सब पढ़ के आए होंगे शायद। जो 2-3 दिन से लिंक पढ़ रही है वो सबको ही पता है ना, पढ़ के आए हो। अपन ने कल रेगुलेशन पढ़ा था, आपको पता है क्या किसका? और ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का पढ़ा था रेगुलेशन, पता है क्या आपको? उसके अंदर अपन ने किसको तो एक्टिव किया था और किसको इनएक्टिव किया था, ये बताओ मेरे को। प्रोटीन काइनेज ए ने किसको तो एक्टिव किया और किसको इनएक्टिव किया? एपिनेफ्रिन की सिग्नलिंग पढ़ी थी ना अपन ने, उसके अंदर किसको तो एक्टिव किया गया और किसको इनएक्टिव किया गया। एक तो वहां पर दो नाम आए थे, एक तो ग्लाइकोजन सिंथेज, सिंथेज को, सिंथेज मतलब सिंथेसिस होता है, तो सिंथेसिस को तो ब्लॉक किया जाएगा, एक्टिव करवाया है। मैंने तो नहीं करवाया। मैंने ये बोला कि प्रोटीन काइनेज क्या काम करता है, तो इसको तो क्या करता है, इनएक्टिव। और इसको क्या करता है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज को क्या करता है, ये एक्टिव करता है। कंफ्यूजन नहीं करना, स्टार लगा रखे हैं यहाँ पर ना, देखो ये पहले बता दी थी मैंने, इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग। उसके बाद में रेगुलेशन पढ़ा था अपन ने, गैफ एक्टिविटी जानते हो? गैफ एक्टिविटी क्या होती है? गैफ एक्टिविटी, GEF, नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, फुल फॉर्म क्या होती है गैफ की? पूरा GPCR पढ़ लिया है? गैप गैप गैप, बताओ। ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। और GAP को क्या बोलते हैं? GAP नाम सुना है क्या आपने? गेप, GAP, GAP का नाम क्या होता है? GAP, गेप। मुझे ऐसा लगता है कि आप पढ़ते नहीं हो घर पे जाके, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, ये रियलिटी है। गेप नहीं बताता क्या आपको रेगुलेशन के अंदर? जब अपने रेगुलेशन पढ़ा था, ये GT पेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, किसके पास में है ये एक्टिविटी? RJS के पास में। बताया था ना आपको, ये सिग्नलिंग को 40 गुना तक क्या कर देता है, कम कर देता है। क्योंकि ये क्या काम करता है बताओ, इस GTP को GDP के अंदर चेंज कर देता है। उसके बाद में आपने एक सिग्नलिंग पढ़ी होगी रोडोप्सिन की, पता है क्या आपको? तो विजन को ब्लॉक किसके द्वारा किया जाता है बताओ? ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर है ना, वो फ्यूज नहीं होता, किसकी वजह से? कैल्शियम आयन क्या होता है, अंदर आता है नहीं आता है? अंदर आ जाता है, तो विजन होता है, विजन ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद में आपने पढ़ा होगा G-alpha-S के बारे में। G-alpha-S का एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने? विब्रियो कोलेरी, क्या करता है ये? ADP राइबोसाइलेशन करता है, कौन सी स्टेट को? अब कंफ्यूजन हो गया ना। G-alpha GTP को, G-alpha GTP को क्या कर देता है, ये ADP राइबोसाइलेशन कर देता है। तो क्या होता है, एडिनाइल साइक्लेज क्या रहेगा, एक्टिव। GTP, GTP एक्टिव स्टेट के अंदर करता है ना,
जीटीपी 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 एक्टिव स्टेट के अंदर क्या कर देता है, लॉक कर देता है। जैसे एडेनाइल साइक्लेज क्या रहेगा, एक्टिवेट रहेगा। फिर अपने पढ़ा था जी अल्फा आई इनहिबिटरी, उसमें इनएक्टिव स्टेट के अंदर करता है, उसके अंदर जीडीपी के रूप में करता है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना ना। उसके अंदर भी एडेनाइल साइक्लेज क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। क्या रहेगा, एक्टिव। समझ में ना, बार बार रिवाइज करोगे तभी समझ में आने वाली है चीजें। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था डिसेंसिटाइजेशन, याद है क्या आपको? जब लंबे समय के लिए क्या हो, सिग्नल प्रेजेंट होता है तब अपन ने वहां पर कुछ प्रोटीन के नाम पढ़े थे, पता है क्या आपको? एक तो आपने पढ़ा होगा क्लेथ्रिन के बारे में, बेटा क्लेथ्रिन। एक आपने पढ़ा होगा अरेस्टिन, और एक कौन सी पढ़ी थी आपने, AP2, अडाप्टर प्रोटीन 2। अडाप्टर प्रोटीन का काम क्या होता है वैसे पता है क्या आपको? अडाप्टर प्रोटीन का काम क्या होता है? अडाप्टर प्रोटीन किसी अदर प्रोटीन के साथ में क्या करती है, इंटरेक्ट करने का काम करती है। समझ आ गई क्या बात? अब आज क्या पढ़ने वाले हैं अपन, आरटीके। क्या पढ़ने वाले हैं, आरटीके। जीपी शेयर अपना कंप्लीट हो गया है। अब अच्छे से देखना है क्या क्या हो रहा है ना। आरटीके, आरटीके को क्या बोलते हैं, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। नाम क्या है इसका, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज नाम है इसका। कहाँ पे प्रेजेंट होने वाला है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है और इसके ऊपर ये रिसेप्टर है, इसका क्या नाम क्या है, आरटीके। समझ में आ गई ये बात? एक एक चीज को समझ के चलना है, आगे सिग्नलिंग चलने वाली है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये आरटीके रिसेप्टर आपका नाम क्या है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। मतलब ऐसा रिसेप्टर जिसके पास में कौन सी एक्टिविटी है, टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी है। समझ में आ गई क्या बात आपको? तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, पहले बात तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मिलेगा। ये रिसेप्टर आपका, ये एन टर्मिनस है, ये क्या है, सी टर्मिनस। इस रिसेप्टर के पास में देखो कौन सी एक्टिविटी है, इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। बात किसकी चल रही है, ये आरटीके की। तो आरटीके के अंदर ध्यान रखना, जो रिसेप्टर होता है उसी के पास में क्या होती है, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है। आरटीके है इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। जो आपका रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होता है उसके पास में, खुद के पास में क्या होती है, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है। आपको दिख रही है, रिसेप्टर के पास में, खुद के पास में ही है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट ऑन कैटालाइटिक, यस सॉरी, साइटोप्लाज्मिक डोमेन। ये आपका साइटोप्लाज्मिक है साइड, और ये वाला एक्स्ट्रा सेलुलर साइड है। तो साइटोप्लाज्मिक के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जिसका नाम क्या है, इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। तो क्या बात याद रखनी है इसके बारे में, आरटीके के बारे में एक बात आपको याद रखनी है कि इसके पास में क्या होता है, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है रिसेप्टर के खुद के पास में ही। समझ में आ गई? कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। समझ में आ गई क्या? तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है किसके पास में, आरटीके के पास में। जो रिसेप्टर होते हैं आपके वो मोस्टली या तो कैसे होते हैं, मोनोमर की फॉर्म में या फिर डायमर के फॉर्म में हो सकते हैं। या तो ये मोनोमर के फॉर्म में होते हैं या फिर डायमर के फॉर्म में होते हैं। और जो इनके सिग्नल होते हैं ना, जो रिसेप्टर पे आकर लाइगेंड बाइंड करता है ना, वो जो सिग्नल होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, ग्रोथ फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, ग्रोथ फैक्टर। अब ग्रोथ फैक्टर मैंने आपको नाम बता रखे, एक तो आपको नाम बता रखा है ईजीएफ का, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। फिर आपको बता रखा है एफजीएफ का, एफजीएफ का नाम क्या था, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। उसके बाद में एक बता रखा आपको एनजीएफ का, न्यूरल ग्रोथ फैक्टर। और एक आपको बता रखा है पीडीजीएफ, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। ये अपने फर्स्ट क्लास के अंदर देख लिया था। तो जो इसके सिग्नल होने वाले हैं आरटीके के, वो क्या होते हैं, ग्रोथ फैक्टर। क्या होंगे, ग्रोथ फैक्टर लाइगेंड की तरह काम करेंगे। समझ आ गई क्या बात? तो ये मोस्टली कैसे होते हैं, या तो मोनोमर की फॉर्म में होंगे या फिर डायमर के फॉर्म में होते हैं। अब ये रिसेप्टर एक्टिवेट कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एन टर्मिनस है, नीचे की तरफ क्या है, सी टर्मिनस। अब आपको पता है इसके पास में, खुद के पास में क्या होती है,
टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है ना रिसेप्टर के पास में, मतलब एक अमाइनो एसिड है टायरोसिन, इसके पास में कौन सी एक्टिविटी है, काइनेज एक्टिविटी, मतलब ये क्या कर सकता है, फॉस्फोराइलेशन कर सकता है। अभी देखो ये सिग्नल क्या है, एब्सेंट, सिग्नल आया नहीं है। सिग्नल मतलब कोई भी ग्रोथ फैक्टर नहीं आया है। तो जब सिग्नल एब्सेंट होता है तो ये कैसा होता है रिसेप्टर आपका, इनएक्टिव। कैसा रहेगा, इनएक्टिव। जब रिसेप्टर आएगा तभी आपका रिसेप्टर क्या हो जाएगा, डायमराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायमराइजेशन कर लेगा। तो जब सिग्नल एब्सेंट होता है तब तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही लाइगेंड आकर बाइंड करता है तो रिसेप्टर क्या हो जाता है, डायमराइजेशन हो जाता है ना, डायमर की फॉर्म में हो जाता है। तो सबसे पहले जब सिग्नल आपका एब्सेंट होता है तब तो कैसा होता है ये, इनएक्टिव। लेकिन जब सिग्नल आता है तो देखो क्या हो गया, ये डायमराइज। क्या हो गया, रिसेप्टर डायमराइजेशन हो गया। कब, जब सिग्नल आएगा तब। अब क्या होगा, एक्टिवेशन कैसे होता है इसका, अभी मैंने बताया कि आरटीके रिसेप्टर के पास में क्या होता है, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से क्या करता है ये अपने रिसेप्टर के ऊपर क्या कर लेता है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन कर लेता है। क्या कर लेता है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन। दिख रहा है क्या, इसने क्या क्या कर लिया है, खुद के रिसेप्टर के ऊपर ही क्या कर लिया है, फॉस्फोराइलेशन कर लिया है। समझा गया क्या बात। तो तीन चीजें हुई हैं अभी। जब सिग्नल नहीं आता है तो रिसेप्टर क्या रहेगा, इनएक्टिव। जब सिग्नल आएगा तो रिसेप्टर पहले तो क्या होगा, डायमराइज। फिर उसका एक्टिवेशन कैसे होगा, रिसेप्टर के पास में पाई जाने वाली टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी के द्वारा रिसेप्टर खुद का क्या कर लेता है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन कर लेता है। यहां तक बात समझ आ गई। अब इसके बाद में देखो क्या होने वाला है, इसके बाद में ये आपको रिसेप्टर दिख रहा है, इसके पास में दो डोमेन है। एक तो कौन कौन सा डोमेन है, देखो एक तो इसके पास में है कैटालाइटिक डोमेन। ये जो आपको डोमेन दिख रहा है ना, ये वाला तो कौन सा है, कैटालाइटिक डोमेन। और ये नीचे वाला डोमेन कौन सा है, नॉन कैटालाइटिक डोमेन। ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये वाला तो कौन सा है, कैटालाइटिक, और ये वाला नॉन कैटालाइटिक। तो ये रिसेप्टर क्या करता है, खुद के ऊपर क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है, ऑटो फॉस्फोरेशन करेगा ना। अब फॉस्फोरेशन करने के बाद में कहां पर करेगा, एक तो कैटालाइटिक डोमेन पे और एक नॉन कैटालाइटिक डोमेन पर। ये कैटालाइटिक डोमेन क्या करता है, जब इसके ऊपर फॉस्फोराइलेशन होता है इससे क्या होता है बताओ, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इससे एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, एनहांस हो जाएगी। दूसरा ये कहां पर करता है, नॉन कैटालाइटिक डोमेन भी करता है। एक तो कहां पे किया है इसने, कैटालाइटिक डोमेन पर, जिससे क्या होगी, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई। दूसरा कहां पे किया है इसने, नॉन कैटालाइटिक डोमेन पर। और जब ये नॉन कैटालाइटिक डोमेन पे करता है, देखो क्या लिख रखा है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ नॉन कैटालाइटिक डोमेन, तो इसके ऊपर करता है। तो ये क्या करता है, साइट यूज्ड एज डॉकिंग साइट। तो ये वाली साइट किसके लिए यूज में ली जाएगी, अब डॉकिंग साइट के रूप में। डॉकिंग साइट क्या होता है, डॉकिंग साइट वो जगह होती है जहां पर कोई अदर प्रोटीन आकर इंटरेक्ट करती है। समझ आ गई ये बात आपको, डॉकिंग साइट का मतलब समझ आ गया। ऐसी कोई साइट है, ऐसी कोई जगह है जहां पर कोई दूसरी प्रोटीन आकर क्या होने वाली है, बाइंड होने वाली है, इंटरेक्ट करने वाली है। डॉकिंग साइट का मतलब समझ आ गया, डॉकिंग साइट क्या होता है, साइट यूज्ड एज डॉकिंग साइट एट विच डिफरेंट प्रोटीन इंटरेक्ट। तो दो जगह फॉस्फोरेशन होने वाला है, एक तो कैटालाइटिक डोमेन पर और एक नॉन कैटालाइटिक डोमेन पर। कैटालाइटिक डोमेन पर यदि फॉस्फोराइलेशन होता है तो उसे एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और नॉन कैटालाइटिक डोमेन पर फॉस्फोराइलेशन होता है तो डॉकिंग साइट प्रोवाइड करवाई जाएगी। समझ आ गई क्या, कोई प्रोटीन यहाँ पर आकर बाइंड करने वाली है। तो देखो यहाँ पर क्या किया इसने, फॉस्फोराइलेशन करें ना, ये वाली साइड कौन सी है, नॉन कैटालाइटिक। तो यहाँ पर देखो ये प्रोटीन आकर क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी। इस प्रोटीन का नाम है GRB2, इसको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। क्या नाम है इसका, GRB2। पूरा नाम पूछे करने हैं आपको, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर बाउंड प्रोटीन 2, और एक अडाप्टर प्रोटीन की तरह काम करती है। अब अडाप्टर प्रोटीन भी आपको पता है क्या होती है, जो दूसरी प्रोटीन के साथ में क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं, अडाप्टर प्रोटीन। समझ आ गई क्या बात।
अडाप्टर प्रोटीन क्या होती है? जो दूसरी प्रोटीन के साथ में क्या करेगी? इंटरेक्शन शो करती है। समझ आ गई क्या बात? तो देखो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले जब सिग्नल आता है तो जो आपका रिसेप्टर होता है वो क्या होता है? डायमर होता है। क्या होता है? डायमराइजेशन करेगा। डायमराइजेशन करने के बाद में जो उसके ऊपर पाया जाने वाला जो टायरोसिन है वो क्या करता है? ऑटो फोस्फोराइलेशन करता है। कहाँ कहाँ पर करेगा? एक तो कैटालाइटिक डोमेन पर और एक नॉन कैटालाइटिक डोमेन पर। जब कैटालाइटिक डोमेन पे करता है तो एंजाइमिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। और जब नॉन कैटालाइटिक डोमेन पे करता है तो यहाँ पर क्या होती है? डॉकिंग साइट प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर कोई प्रोटीन आकर इंटरेक्ट करने वाली है। कौन सी प्रोटीन है? GRB2। अब इस GRB2 की कहानी समझो क्या है ये। GRB2 है ना, इसके पास में एक तो यहाँ पर होता है क्या? SH2 डोमेन। जैसे इसकी डायग्राम में बनाऊं तो इस प्रकार से ये आपकी प्रोटीन है। एक GRB2 प्रोटीन है, ये GRB2 प्रोटीन है। इसके पास में ये तो डोमेन कौन सा है? SH2 डोमेन। और दो इसके पास में ये वाला और ये वाला डोमेन कौन से हैं? SH3 डोमेन। कौन से डोमेन है? समझ आ गई क्या बात? तो GRB2 के पास में एक तो क्या है? SH2 डोमेन और दो क्या है? SH3 डोमेन। समझ आ गई क्या बात? ये कहानी है इसकी। अब ये GRB2 है, इसके पास में ये वाला तो कौन सा है? SH2 डोमेन। और दो क्या है इसके पास में? ये SH3 डोमेन। बात समझ आ गई कि आपको? किसके पास में है ये? GRB2। अब ये जो SH2 डोमेन है ना, इसकी हेल्प से ये GRB2 प्रोटीन यहाँ पर आकर बाइंड करती है। समझ आ गई क्या बात? इस SH2 डोमेन की हेल्प से क्या करती है? ये प्रोटीन यहाँ पर आकर बाइंड करती है। कहां पर? नॉन कैटालाइटिक डोमेन पर। समझ आ गई ना? इसको क्या बोलते हैं अपन? फोस्फोटायरोसिन बाइंडिंग साइट। ये बात समझ आ गई क्या? ये चीजें यदि समझ में आ गई तभी आगे सिग्नलिंग समझ में आने वाली है। यहां तक सब सेम होने वाला लगभग लगभग। समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया क्या क्या हो रहा है? अब देखो आगे। अब इसके अंदर पे कितने पाथवे पढ़ेंगे? 4 पाथवे। कितने पाथवे पढ़ेंगे? 4। पहले पाथवे का नाम क्या है? रास मेप पाथवे। क्या बोलते हैं इसको? रास मेप पाथवे। दूसरा है IP3 डेग पाथवे। क्या नाम है? IP3 डेग। ये तो नाम सुना होगा आपका। एक आपका कौन सा है? PI3 AKT पाथवे। क्या नाम है? PI3 AKT पाथवे। और चौथे पाथवे का नाम है एमटोर। क्या नाम है? एमटोर। समझ आएगी क्या? ये 4 पाथवे पढ़ने वाले हैं। कहां पर? RT के पाथवे के अंदर। पहला कौन सा है? रास मेप। दूसरा IP3 डेग। तीसरा AKT वाला पाथवे। और चौथा कौन सा है? एमटोर वाला। कौन सा है? एमटोर पाथवे। इन चारों की सिग्नलिंग पढ़ने वाले हैं अपन। तो ये 4 पाथवे किस में आते हैं बताओ? RTK के अंदर। अब एक एक बात इनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर डिटेल से पढ़ लेंगे। जो रास में पाथवे होता है ये क्या काम करता है? देखो, सेल का प्रोलिफरेशन करता है। क्या करता है? सेल का प्रोलिफरेशन करने में हेल्प करता है। मतलब ये क्या है? एक प्रकार का ग्रोथ पाथवे। सेल का प्रोलिफरेशन हो रहा है ना, तो सेल का प्रोलिफरेशन होगा तो सेल की क्या होगी? ग्रोथ होगी। समझ आ गई? तो सेल की ग्रोथ करवाने के लिए कौन सा पाथवे रेस्पॉन्सिबल है? रास मेप पाथवे। दूसरा है IP3 डेग पाथवे। इसको क्या बोलते हैं अपन? फोस्फोलाइपेज C गामा। फोस्फोलाइपेज C क्या काम करता है आपको पता है ना? PIP2 को IP3 और डेग के अंदर चेंज करता है ना। ये कहां पर काम करता है? मेटाबॉलिक रेगुलेशन के अंदर काम करता है। तीसरा आपका कौन सा है? PI3 AKT पाथवे। ये किसको प्रमोट करता है? सेल के सर्वाइवल को। किसको? सेल के सर्वाइवल को। सेल को जिंदा रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल। और क्या करता है? ये प्रोलिफरेशन करता है और इनहिबिट करता है किसको? अपोप्टोसिस को। अभी कैसे करता है सिग्नलिंग के अंदर देख लेंगे अपन। और चौथा कौन सा है? एमटोर। कौन सा है? एमटोर। ये क्या करवाता है? ट्रांसलेशन को रेगुलेट करने का काम करता है। mRNA ट्रांसलेशन को क्या करता है? रेगुलेट करता है। और क्या करता है? ऑटोफेगी। क्या करता है? ये ऑटोफेगी करता है। अब इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। के बारे में ये आप उसके अंदर अपोप्टोसिस के अंदर पढ़ते हैं। किसके अंदर पढ़ते हैं? आप PCD पढ़ते हो ना आप, प्रोग्राम सेल डेथ, उसके अंदर पढ़ाते हैं ये।
समझ में आ गया? उसके अंदर ये डिटेल से पढ़ने वाले हैं अपन। अब ये 4 पाथवे हैं, इन 4 पाथवे की डिटेल से आपको सिग्नलिंग पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे अपन? रास मैप पाथवे। सेल की ग्रोथ करवाएगा ये रास मैप पाथवे है, ये मैप है पूरा। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, अच्छे से समझना क्या क्या हो रहा है ना। ये आपका रिसेप्टर कौन सा है? आरटीके रिसेप्टर है, और इसके पास में कौन सा अमीनो एसिड है? ये टायरोसिन है। कौन सा है? टायरोसिन। ये बहुत सारे रिसेप्टर मिलेंगे आपको इस प्रकार के, है ना, सेल सरफेस के ऊपर। अब ये रिसेप्टर आपस में क्या करते हैं? डायमराइजेशन क्या करेंगे? डायमराइजेशन कब करेंगे? जब लाइगेंड आएगा, सिग्नल आएगा। नॉर्मल तो क्या होते हैं, ये इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन जैसे ही लाइगेंड या सिग्नल आता है, कोई भी ग्रोथ फैक्टर आएगा, तो सबसे पहले ये क्या करेंगे? डायमराइजेशन। बताओ डायमराइजेशन के बाद में क्या करते हैं? ये ऑटो फोस्फोराइलेशन करते हैं। क्या करते हैं? फोस्फोराइलेशन नहीं, ऑटो फोस्फोराइलेशन करते हैं। ये नाम आपको याद रखना है। ऑटो क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास में इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है रिसेप्टर के साथ। समझ में गई क्या बात? तो ये डायमर हो गया, और इसने क्या कर लिया है? ऑटो फोस्फोराइलेशन कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर कौन सी प्रोटीन आकर बाइंड करती है? GRB2। अभी पढ़ा लिया आपको क्या किस प्रकार से आती है। ये GRB2 का कौन सा डोमेन है? SS2 डोमेन, और ये वाले SS3 डोमेन है। तो ये आकर GRB2 प्रोटीन बाइंड हो गई है। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे? इस प्रकार से पूछा गया है कि किस प्रकार से कौन कौन काम करता है रेगुलेटेड मैनर के अंदर, कैस्केड के अंदर काम चल रहा है ये पूरा इस प्रकार से, है ना। तो सीक्वेंस पूछी गई थी यहाँ से। तो सबसे पहले तो क्या हुआ? सिग्नल आया, तो आपका जो रिसेप्टर हो गया क्या? डायमरेशन करेगा पहले, और डायमरेशन करने के बाद में क्या करता है? ये ऑटो फोस्फोराइलेशन करता है। ऑटो फोस्फोराइलेशन कहाँ कहाँ पे करता है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में यहाँ पर GRB2 प्रोटीन आकर बाइंड करती है, कौन से डोमेन के साथ में? SS2 डोमेन के साथ में। अब देखो क्या हो रहा है, इसने फोस्फोराइलेशन कर लिया, GRB2 प्रोटीन आकर बाइंड हो गई। इसके पास में एक तो है क्या? SS2 डोमेन, और दो क्या है? SS3 डोमेन। अब यहीं पे एक प्रोटीन और प्रेजेंट है जिसका नाम है SOS। ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन में, SOS। अब ये क्या करती है? यहाँ पर आकर बाइंड हो जाती है। जो इसका एक SS3 डोमेन होता है ना, उस SS3 डोमेन के साथ में कौन इंटरेक्ट करती है? SOS। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो GRB2 है वो एक प्रकार से अडेप्टर प्रोटीन की तरह काम करती है। करती है कि नहीं करती? इसका मतलब यहाँ पर कोई प्रोटीन आकर क्या करेगी? इंटरेक्ट करेगी, और इस प्रोटीन का नाम क्या है? SOS। और इस SOS के पास में कौन सी एक्टिविटी है? गैप एक्टिविटी। इसका मतलब ये क्या करेगी? GDP को GTP के अंदर चेंज करेगी किसी प्रोटीन की। तो ये GRB2 है, इसके साथ में कौन आकर इंटरेक्ट कर रहा है? SOS। अब ये SOS के पास में कौन सी एक्टिविटी है? गैप एक्टिविटी है। इसका मतलब ये किसी प्रोटीन की GDP को GTP के अंदर चेंज करेगा। तो यहीं पे एक दूसरी प्रोटीन और है मेम्ब्रेन में, जिसका नाम क्या है? रास। क्या नाम है? रास। ये GDP के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में होगी, तो SOS की गैप एक्टिविटी ने इसको क्या कर दिया है? एक्टिव कर दिया है। क्या कर दिया है? एक्टिव। समझ आ गई? अभी 3 प्रोटीन आई है आपके पास में, एक तो GRB2, उसके बाद में कौन आया? SOS, उसके बाद में कौन आया? आपकी रास। कौन आई? रास। रास एक्टिवेट होगी, किसने किया? SOS की गैप एक्टिविटी ने कर दिया। SOS कब एक्टिव हुई? जब GRB2 की SS3 डोमेन के साथ में क्या करेगी? जाकर इंटरेक्ट करेगी। उसके बाद में रास GTP एक्टिव हो गई। अब ये रास GTP कुछ ना कुछ करेगी आगे जाकर। ये क्या काम करती है? राप को क्या करती है? एक्टिव करती है। क्या करती है? ये राप पहले इनएक्टिव है, इसको क्या कर दिया इसने? एक्टिव। देखो ये इस राप के साथ में आकर कौन बाइंड कर गई है? रास। तो ये क्या हो गया है? एक्टिव। राप एक्टिव हुआ। राप के बाद में कौन एक्टिव होगा? ये किसको एक्टिवेट करती है? मेक को। किसको करती है? मेक। इसके ऊपर क्या करती है? ये फोस्फोराइलेशन करती है। तो ये मेक क्या हो गया है? एक्टिव हो गया है। ये मेक आगे जाकर किसको फोस्फोराइलेशन करता है? मेप काइनेज को। किसको करता है? मेप काइनेज को।
इस मेप काइनेज का दूसरा नाम क्या होता है? ERK। क्या नाम होता है? ERK। तो ये क्या हो गया है? एक्टिव। और ये एक्टिव होने के बाद में ये कोई मेप काइनेज है, क्या नाम इसका? मेप काइनेज। तो ये काइनेज इसका मतलब क्या करेगा? ये फॉस्फोराइलेशन करेगा। तो ये फॉस्फोराइलेशन करता है, देखो किस किस का करता है। एक तो किसका करेगा? फोस का, एक इसका जून का, एक इसका। ये इस प्रकार के नाम आपको दिखे ना, फोस, जून, मिक। तो ये क्या करते हैं? ये CDK और साइक्लिन का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? जब आप सेल बायोलॉजी के अंदर सेल साइकिल पढ़ोगे ना, तो वहां पर आपको ये नाम देखने को मिलते हैं, CDK और साइक्लिन। जैसे साइक्लिन हम देखो, साइक्लिन D, साइक्लिन E, साइक्लिन A, साइक्लिन B, इस प्रकार के मिलते हैं ना। और CDK4, CDK6, है ना। इस प्रकार से आपको बहुत सारे तो CDK देखने को मिलते हैं और बहुत सारे साइक्लिन देखने को मिलते हैं। देखो अब आपको सीक्वेंस कैसे याद रखनी है। क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि रास में पाथवे के अंदर आपको सीक्वेंस दे रखा था। उसने सीक्वेंस क्या क्या दिया? उसने सीक्वेंस दिया GRB2, सोस, रास और राफ, ऐसा सीक्वेंस देता है वो। फिर उसने ये अभी बता रहा हूं ना, ये आपको सीक्वेंस इसने दिया था। सबसे पहले आते हैं GRB2, उसके बाद में कौन आता है? रास, उसके बाद में राफ, उसके बाद में मेक। और 3 सीक्वेंस और दिए थे उसने। तो आपको पता होना चाहिए था कि पहले कौन आता है, उसके बाद में कौन आता है, उसके बाद में कौन आता है। तो सबसे पहले कौन आया? देखो GRB2। फिर GRB2 के साथ में कौन बाइंड हुआ? सोस। फिर रास, पहले कौन आएगा? रास, फिर राफ, फिर मेक, फिर मेप काइनेज। अब देखो ये मेप क्या है? काइनेज है। काइनेज है ना। इस काइनेज का भी काइनेज कौन है? मेक। तो इसका नाम हो गया मेप काइनेज का काइनेज। मेक का भी काइनेज कौन है? राफ। तो इसका नाम क्या हो गया? मेप के काइनेज का भी काइनेज। बोलो समझ आ गई क्या? तो आपको सीक्वेंस किस प्रकार से याद रखनी है? सबसे पहले तो आता है GRB2, उसके बाद में कौन आता है? सोस, उसके बाद में कौन आता है? रास, फिर राफ, फिर मेक और फिर ERK, है ना। ERK भी लिखा हुआ आ सकता है यहाँ पर। तो सबसे पहले GRB2, उसके बाद में SOS, सोस, उसके बाद में रास, फिर राफ, फिर मेक और फिर ERK। समझ आ गई क्या बात आपको? इस प्रकार से सिग्नलिंग याद रखनी है। और फिर ये लास्ट में जाकर क्या करवाते हैं? CDK और साइक्लिन का फॉर्मेशन करवाते हैं, सिंथेसिस करवाने का काम करते हैं। सिग्नलिंग समझ में आ गई क्या? वापस से बता देता हूँ, सिग्नलिंग इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या हुआ? RTK रिसेप्टर था, इनएक्टिव था, लाइगेंड आकर बाइंड हुआ, तो रिसेप्टर क्या हुआ? डायमराइजेशन कर लिया। डायमराइजेशन करने के बाद में इसके पास में पाया जाने वाला जो टायरोसिन है, इसने क्या किया है? इस खुद रिसेप्टर का क्या कर लिया है? ऑटो फॉस्फोराइलेशन कर लिया है। कर लिया। ऑटो फॉस्फोराइलेशन करने के बाद में यहाँ पर एक प्रोटीन आकर बाइंड करते हैं, इसका नाम है GRB2। कौन से डोमेन के साथ में? SS2 डोमेन के साथ में आकर बाइंड करती है। समझ आ गई क्या बात? GRB2 आकर बाइंड करेगी। GRB2 का जो SS3 डोमेन है, वहां पर एक दूसरी प्रोटीन आकर इंटरेक्ट करती है, इसका नाम क्या है? SOS। इस SOS के पास में कौन सी एक्टिविटी है? GEF, गेफ वाली। इसका मतलब ये क्या करती है? किसी GDP को GTP के अंदर चेंज करेगी। यहाँ पर एक दूसरी प्रोटीन जिसका नाम क्या है? रास। ये GDP के अंदर होती है तब तो क्या होती है? इनएक्टिव। लेकिन इस SOS की गेफ एक्टिविटी ने इसको क्या कर दिया है? एक्टिव कर दिया है। GDP को किस में चेंज कर दिया है? GTP को। अब ये रास क्या काम करती है? राफ को एक्टिवेट करती है। और राफ किसको एक्टिवेट करती है? मेक को एक्टिवेट करती है। ये मेक किसको करती है? मेप काइनेज को करती है, यानी कि ERK को करती है। और जब ये ERK या मेप काइनेज एक्टिवेट हो जाता है, तो ये फोस, जून, मिक, इनका क्या करता है? फॉस्फोराइलेशन करता है, जिससे कि CDK और साइक्लिन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। समझ आ गई क्या बात? तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। वापस से सीक्वेंस बोलो। सबसे पहले कौन आता है? पूरी सीक्वेंस को पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले रिसेप्टर के ऊपर कौन आकर बाइंड करता है? लाइगेंड। तो रिसेप्टर क्या हो जाएगा? डायमराइजेशन कर लेगा। रिसेप्टर डायमराइजेशन करने के बाद में क्या होता है? इसका ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है। ऑटो फॉस्फोराइलेशन के बाद में क्या होता है? यहाँ पर कौन सी प्रोटीन आकर इंटरेक्ट करेगी? GRB2।
कौन से डोमेन के साथ में, SS2 डोमेन के साथ में। GRB2 प्रोटीन के साथ में कौन इंटरेक्ट करता है, SOS। SOS के पास में कौन सी एक्टिविटी है, गैप एक्टिविटी। तो ये गैप एक्टिविटी के द्वारा क्या करती है, रास की GDP को GTP के अंदर चेंज कर देती है। अब रास किसको एक्टिवेट करता है, राप को। राप किसको करता है, मैक को। और मैक किसको करता है, मैप को या ERK को। और ERK क्या करवाता है, फोस जून मिक, इसका क्या करता है, फोस्फोरेशन करता है, जिससे क्या होता है, CDK और साइक्लिन का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब सेल डिवीजन हो जाएगा, सेल का प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, पाथ समझ में आ गया। अब सीक्वेंस देखो इसकी क्या होती है। आपने किसको एक्टिवेट करवाया, रास को। रास के बाद में कौन एक्टिवेट हुआ, राफ, फिर मेक, फिर ERK। तो आप पीछे वाली सिग्नलिंग याद रख लो, चाहिए वाली सिग्नलिंग याद कर लो, एक ही है। ये सीक्वेंस से लिख दिया है मैंने, रास, राफ, मेक, ERK। इससे पहले कौन आएगा, SOS। उससे पहले ग्रेप 2। तो ग्रेप 2, SOS, रास, राफ, मेक, ERK। ये जो प्रोटीन है ये किसके साथ में बाइंड है, KSR प्रोटीन के साथ में। इसका दूसरा नाम क्या होता है, स्कैफोल्ड प्रोटीन। ये इनके साथ में बाइंड होती है, सबके साथ में। तो देखो रास किसको एक्टिवेट करती है, राप को। अभी पढ़ लिया ना आपने कैसे एक्टिवेट करती है। फिर किसका फोस्फोराइलेशन होता है, मेक का। फिर किसका होता है, ERK का। अब देखो ERK क्या होता है, इस KSR प्रोटीन से अलग हो जाता है। कौन हो गया आपका ERK। इसका नाम क्या है, मेप काइनेज। अब ये क्या काम कर रहा था पता था ना आपको, जून, फोस, मिक, इस प्रकार के उनको क्या कर रहा था, फोस्फोराइलेट करके क्या कर रहा था, एक्टिवेट कर रहा था, जिससे क्या हो रहा था, CDK और साइक्लिन का फॉर्मेशन हो रहा था। तो वही पढ़ने वाले हैं। तो ERK यहाँ से क्या होता है, रिलीज होता है, क्योंकि इसका क्या हो गया है, फोस्फोराइलेशन हो गया। तो यहाँ से रिलीज होगा और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है। क्या करता है, इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, DNA है। क्या है, DNA। इस DNA के पास में एक एलिमेंट है जिसका नाम क्या है, SRE एलिमेंट। इसको बोलते हैं सीरम रेस्पॉन्स एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, सीरम रेस्पॉन्स एलिमेंट। इस SRE के ऊपर आकर कौन बाइंड करता है, कोई फैक्टर आकर बाइंड करेगा जिसका नाम क्या है, सीरम रेस्पॉन्स फैक्टर। अरे सीरम रेस्पॉन्स एलिमेंट है तो इसके ऊपर कोई फैक्टर आकर बाइंड करेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, सीरम रेस्पॉन्स फैक्टर। अभी ये भी नहीं याद हो तो ऐसे याद रख लेना कि जो ERK एक्टिवेट हुआ था ना, जो रिलीज हुआ था, कहाँ से रिलीज हुआ था, आपके स्कैफोल्ड प्रोटीन से अलग होकर। देखो कहाँ पे आ गया ये, न्यूक्लियस में। क्यों, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर आकर बाइंड करता है। देखो बाइंड कर गया, और बाइंड करने के बाद में क्या होता है बताओ, टारगेट जीन का क्या होगा, एक्सप्रेशन। अरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करता है, टारगेट जीन का एक्सप्रेशन करवाता है। अब आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था, जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होता है तो ये न्यूक्लियस में जाएगा, अपने रेस्पॉन्स एलिमेंट के साथ में बाइंड होगा और टारगेट जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट करवा देगा। तो यहाँ पर टारगेट जीन का एक्सप्रेशन होगा। एक्सप्रेशन किसका होगा, ओक्ट, जून, फो, मिक। यही तो करवाए थे भी आपने, जिससे क्या होता है, साइक्लिन D और साइक्लिन E का सिंथेसिस। अब साइक्लिन भी कौन से बन रहे हैं, D और E। और ये क्या करवाता है, सेल का प्रोलिफरेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, प्रोलिफरेशन। तो D और E बनेगा, जिससे आपकी जो सेल है ना वो G1 से कहाँ पे चले जाती है, S फेज के अंदर। आपने पढ़ोगे G1S G2M। तो G1 से कहाँ पे जाएगी, S फेज में जाएगी। तो किस प्रकार से G1 से S फेज में जाती है पता चल गया क्या आपको, समझ में आ गया। वहां पर भी आप ये पाथवे पढ़ोगे, कहाँ पर, सेल साइकिल के अंदर। तो कौन कौन एक्टिवेट हो रहा है, सबसे पहले होगा GRB2, उसके बाद में कौन होगा, SOS, उसके बाद में कौन होता है, रास, फिर राफ, फिर मेक, फिर ERK। समझ में आ गया क्या। उसके बाद में फोस, जून, मिक, और फिर साइक्लिन D और E और CDK, जिसे सेल क्या करेगी, G1 से S1 के अंदर चली जाएगी। समझ आ गई क्या बात, ऐसे नहीं सिंथेसिस फेज के अंदर चली जाती है। ये वाला पाथवे समझ में आ गया क्या आपको, इस पर क्या, हाँ ये एक ही है पाथवे। उसमें देखो, इसमें देखो, ये इसमें सिर्फ डायरेक्ट लिखवा दिया मैंने, ये जो ERK है ना, इसको मैंने डायरेक्ट क्या करवा दिया है, एक्सप्रेशन करवा दिया इनका।
हाँ हाँ, ये फोस का, जून का और मिक का। तो मैंने डायरेक्ट बता दिया यहाँ पर कि CDK और साइक्लिन बनते हैं, और सीक्वेंस से कैसे बनते हैं आपको इस प्रकार से बता रखा है। तो आप चाहे वो वाला कर लो चाहे ये वाला कर लो, एक ही बात है। हाँ, कहाँ पर? तो देखो ERK है ना, ये ERK, ये रहा, ये काइनेज है। तो इस काइनेज का क्या होगा? फोस्फोराइलेशन होगा। किसके द्वारा? क्योंकि इसके पास में क्या है, 2 काइनेज है, इसके पास में 3। क्योंकि ये जो मेप काइनेज है ना, इसका भी काइनेज कौन है? मेक। तो कोई बात नहीं, उसमें कोई कंफ्यूजन करने की, फोस्फोरेशन हो रखा है मतलब। तो ये आपका जो मेप है ना, मेप क्या है? ये काइनेज है। तो इसका क्या हो रखा है? फोस्फोराइलेशन हो रखा है। अब देखो इस मेप काइनेज का भी काइनेज कौन है? तो यहाँ पर कितने काइनेज आ जाएंगे? 2। क्योंकि इसका क्या है, देखो नाम क्या है, मेप काइनेज का भी काइनेज। फिर इस मेप काइनेज के काइनेज का भी काइनेज कौन है? क्योंकि ये इसके ऊपर क्या करेगा? फोस्फोराइलेशन करेगा ना। तो ये मेप काइनेज के काइनेज का भी क्या है? काइनेज है। समझ में आ गई क्या बात आपको? इस प्रकार से आपको ये याद रखना है, सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए बस। अब देखो क्या हो रहा है, ये नाम बता दिए मैंने। मेप काइनेज का नाम क्या होता है? मेप का नाम क्या होता है? माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। काइनेज है ये, इसका मतलब इसका भी एक्टिवेशन होगा। फिर क्या है? राफ, रास एसोसिएटेड फैक्टर, इसका भी एक्टिवेशन होता है, और सब एक्टिव तो होंगी ये। और ERK भी क्या होता है? एक्टिवेट होता है। इसका नाम क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड रेगुलेटेड काइनेज। अब इनको पूछने वाला कोई नहीं है, आपको फुल फॉर्म नहीं पूछेगा आपको, आपको क्या पता होना चाहिए? सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कौन कौन एक्टिवेट हो रहा है। अब ये आपको याद रखना है, प्रोटोन को जीन। जब आपको कैंसर पढ़ाएंगे ना, तब बताएंगे आपको। एक तो होता है प्रोटोन को जीन, एक होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन। समझ में आ गई क्या बात? प्रोटोन को जीन देखो क्या है, कंपोनेंट ऑफ द रास में पाथवे। अभी आपने पढ़ लिया रास में पाथवे। उस रास में पाथवे के अंदर आपने क्या पढ़ा? रास, राफ, मेक, ERK पढ़े ना आपने। ये सब के सब एग्जाम्पल किसके होते हैं? प्रोटोओन्कोजीन के। किसके होते हैं? प्रोटोओन्कोजीन के। ये प्रोटोओन्कोजीन, यदि इनके अंदर आपने क्या करवा दिया? गेन ऑफ फंक्शन करवा दिया। क्या करवा दिया? गेन ऑफ फंक्शन। या फिर क्या करवा दिया? डोमिनेंट म्यूटेशन। गेन ऑफ फंक्शन करवा दोगे ना इनके अंदर, तो क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसर। क्योंकि प्रोटोओन्कोजीन फिर किस में चेंज हो जाएंगे? ऑन्कोजीन के अंदर चेंज हो जाएंगे। किसके अंदर? ऑन्कोजीन के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो सेल की क्या होगी? ग्रोथ होगी, सेल प्रोलिफरेशन होगा। लेकिन इनके अंदर आपने क्या कर दिया? गेन ऑफ फंक्शन कर दिया। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि ये किसकी तरह काम करते हैं? प्रोटोओन्कोजीन। तो ध्यान रखना, प्रोटोओन्कोजीन के अंदर यदि आपने गेन ऑफ फंक्शन कर दिया तो क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। और ये कंप्लीट टॉपिक कहाँ पे पढ़ेंगे अपन? कैंसर के अंदर। कहाँ पढ़ेंगे? कैंसर के अंदर। कि प्रोटोओन्कोजीन क्या होते हैं, ऑन्कोजीन क्या होते हैं, और ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होते हैं। अभी तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। जो रास में पाथवे है ना, उसके अंदर ये आपका रास, राप, मेक, ERK, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? आपके प्रोटोओन्कोजीन के। और यदि प्रोटोओन्कोजीन के अंदर आपने क्या करवा दिया? गेन ऑफ फंक्शन। एक तो होता है लॉस ऑफ फंक्शन, एक होता है गेन ऑफ फंक्शन। तो गेन ऑफ फंक्शन करवा दिया तो क्या हो जाएगा? कैंसर। समझ में आ गई क्या बात? ये आपको याद रखना है। ये पहला पाथवे हो गया अपना। अब देखो ये मैंने लिख रखा है। सबसे पहले देखो स्टेप क्या होता है? आफ्टर बाइंडिंग ऑफ लाइगेंड, लाइगेंड बाइंड करेगा तो रिसेप्टर क्या हो जाएगा? डायमर हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा? ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है, टायरोसिन रेजिड्यू ऑफ रिसेप्टर। रिसेप्टर के पास में टायरोसिन रेजिड्यू होता है ना, टायरोसिन अमाइनो एसिड, वो क्या करता है? ऑटोफॉस्फोराइलेशन करेगा। उसके पास में बाइंडिंग ऑफ अडाप्टर प्रोटीन, कौन सा आकर बाइंड करेगी? GRB2। GRB2 के पास में एक तो क्या होता है? SS2 डोमेन, जिसका नाम क्या है? PTB नाम होता है, फोस्फोराइलेटेड टायरोसिन बाइंडिंग डोमेन। तो SS2 डोमेन और 2 कौन से हैं? SS3 डोमेन है। GRB2 किसको रिक्रूट करता है? SOS को। कहां पर? SS3 डोमेन के ऊपर ही तो आकर बाइंड होता है।
अब आपका जो एसओएस है इसके पास में कौन सी एक्टिविटी होती है, गैप एक्टिविटी होती है, जिसके द्वारा क्या करता है ये रास की जीडीपी को किसमें चेंज करता है, जीटीपी के अंदर चेंज करता है। रास जीटीपी बाइंड होती है और एक्टिवेट हो जाती है। अब ये फिर किसको एक्टिवेट करती है, राप को। किसको करती है, राप को। राप किसको करता है, मेक को। अब देखो मेक इज ए डुअल एक्टिविटी काइनेज, मेक के पास में क्या है, डुअल एक्टिविटी काइनेज है, टायरोसिन और थ्रियोनिन। ये मैंने आपको बताया था क्या कहीं पे, रिसेप्टर की बात नहीं कर रहा है ये किसकी बात कर रहा है, मेक। मेक इज ए डुअल एक्टिविटी काइनेज, मेक के पास में क्या है, डुअल एक्टिविटी काइनेज है। एक तो कौन सी, टायरोसिन है, कौन सी, थ्रियोनिन। मैंने आपको काइनेज बताए थे 5 प्रकार के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। याद है क्या आपको। जो टाइप फर्स्ट होता है वो किसका फोस्फोरेशन करता है, सेरीन और थ्रियोनिन का। दूसरा वाला किसका करता है, टायरोसिन का। तीसरा वाला सेरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन तीनों का करता है। मतलब उसको ही क्या बोलते हैं अपन, ड्यूअल स्पेसिफिक काइनेज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, ड्यूअल स्पेसिफिक काइनेज एक्टिविटी होती है उसके पास में। चौथा वाला किसके साथ में करता है, हिस्टिडीन का क्या करता है, फोस्फोराइलेशन करता है। और 5वें नंबर वाला एस्पार्टेट का क्या करता है, फोस्फोराइलेशन करता है। इसका मतलब ये जो मेक है इसके पास में कौन सी एक्टिविटी है, तो देखो एक टायरोसिन का भी कर सकता है और सेरीन थ्रियोनिन, तो एक इसका हो गया। तो इसके पास में क्या है, ड्यूअल एक्टिविटी काइनेज होती है। ये टायरोसिन और थ्रियोनिन दोनों का क्या कर सकता है, फोस्फोराइलेशन कर सकता है। कौन, तभी तो आपको 2 फोस्फोरेशन बताए थे आपको, तो ये 2 फोस्फोरेशन कर सकता है, टायरोसिन के ऊपर भी और थ्रियोनिन के ऊपर भी। अब इसके बाद में मेक किसको फोस्फोराइलेट करता है, मेप को। मेप को ही तो करता है। और मेप का ही नाम क्या होता है, ईआरके। क्या नाम होता है, ईआरके तो होता है मेप का नाम। मेप काइनेज फोस्फोराइलेटेड वेरियस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब ये जो आपका मेप होता है यानी कि ईआरके, ये क्या करता है, बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को क्या करता है, फोस्फोराइलेट करेगा। जैसे कि नाम बता दिया, फोस, जून और मिक, जिससे क्या होगा, सीडी के बनेंगे और साइक्लिन बनेंगे, जो क्या करते हैं, सेल साइकिल को क्या करते हैं, रेगुलेट। सीक्वेंस कैसे याद रखनी है आपको, GRB2, सोस, रास, राप, मेक और ईआरके या मेप। और ये क्या करते हैं फिर, सीडीके और साइक्लिन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं सेल साइकिल के अंदर। समझ आ गया, पहला वाला पाथवे समझ आ गया क्या सबको, कंफ्यूजन थोड़ी है। दूसरा है IP3 डेग पाथवे, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आपको सबको आता है। देखो एक बार देखे, ये बहुत बार पढ़ लिया आपने। क्या हो रहा है, ये कोई रिसेप्टर है, ठीक है, रिसेप्टर कोई लाइगेंड आकर बाइंड होगा तो क्या हो जाएगा, डायमराइज हो जाएगा। फिर क्या करेगा, ये ऑटो फोस्फोरेशन करेगा। फिर ये क्या है, फोस्फोलाइपेज सी गामा। सी वाला क्या काम करता है, बताया था ना आपको। फोस्फोलाइपेज सी क्या करता है, PIP2 को IP3 और अब इस ये डे किसके साथ में मिलता है, कैल्शियम के साथ में और फॉस्फेटिडिल सेरीन, और क्या बनाता है, प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करता है। और इसका काम आपको पता है, IP3 का क्या करता है, क्या करता है, ये ER के पास में जाएगा, कैल्शियम चैनल है, बाइंड होगा, कैल्शियम बाहर की तरफ आएंगे। फिर कैल्शियम आपको पता है क्या करता है, कार्बोडुलिन के साथ में मिलता है ना, वो सब आपको पता है आगे की तरफ क्या होता है। समझ आ गया क्या, तो इसमें कोई खास नहीं है। ये मेटाबॉलिक रेगुलेशन करता है और जीन को रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल पाथवे है। तीसरा पाथवे कौन सा है आपका, PI3, आपका PI3 और mTOR पाथवे, दोनों को एक साथ ही पढ़ लेते हैं अपन, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या है, रिसेप्टर, वही लाइगेंड आकर बाइंड करेगा, वही क्या होगा, ऑटो फोस्फोरेशन होने वाला है। उसके बाद में देखो कौन सी प्रोटीन आकर इंटरेक्ट कर रही है आपकी, PI3 काइनेज। क्या नाम है इसका, PI3 काइनेज। इसको याद रखना क्योंकि नाम ही क्या है, देखो PI3 काइनेज पाथवे पढ़ रहे हैं ना, तो PI3 काइनेज है। इसका क्या हो गया है,
फोस्फोराइलेशन हो गया है। तो ये क्या करती है, फोस्फोराइलेशन होने के बाद में क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। और एक्टिव होने के बाद में देखो PI3 काइनेज क्या करता है, आपको मैंने बता रखा है PI3 काइनेज क्या करता है, आपको याद नहीं है, मैं याद दिला देता हूं आपको। ATP से आपने एडिनाइल साइक्लेज के द्वारा क्या बनाया था, साइक्लिक AMP। ग्वानिन से आपने क्या बनाया था, साइक्लिक GMP। नाम क्या था, ग्वानाइल साइक्लेज बनाया था आपने। आपने फोस्फोलाइपेज A पढ़ा, A1, फोस्फोलाइपेज A2 पढ़ा आपने, फिर फोस्फोलाइपेज C पढ़ा आपने, और फोस्फोलाइपेज D पढ़ा आपने। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, PIP2 आपने पढ़ा। तो PIP2 से अपन ने PIP3 बनाया था, पता हो तो आपको। PIP2 से क्या बनाया था, PIP3। किसके द्वारा बनाया था, याद करो। PIP2 से आपने PIP3 बनाया था, किसके द्वारा, फोस्फोलाइपेज PI3 काइनेज के द्वारा। आपको याद नहीं है, मैं याद दिला देता हूं आपको। देखो PIP2 से क्या बन गया, PIP3। किसने बनाया है, ये PI3 काइनेज, यही तो है, भी पढ़ रहे हैं अपने। PI3 का PI3 के ही तो पढ़ रहे हैं अपन। तो ये PI3 काइनेज क्या करता है, PIP2 को PIP3 के अंदर चेंज करता है। समझ में आ गया। तो ये क्या करेगा बताओ, PI3 काइनेज, PI3 काइनेज PIP2 को, देखो ये PI3 काइनेज है, तो काइनेज का काम ही क्या है, फॉस्फेट को ऐड करना होता है ना। तो ये PIP2 से क्या बना देगा, PIP3। बोलो बात समझ में आ गई क्या आपको, किसका काम है ये, PI3 काइनेज का। अब ये PIP3, इसके पास में दो बाइंडिंग साइट है। यहाँ पर कौन कौन सी प्रोटीन आकर बाइंड करती हैं, देखो एक का तो नाम है PDK1। क्या नाम है, PDK1, नाम लिख रखा है PDK का, PI3 डिपेंडेंट काइनेज। इसका मतलब काइनेज है ये, तो क्या करेगी ये, फोस्फोराइलेशन करेगी किसी प्रोटीन का। और दूसरी प्रोटीन यहाँ पर कौन सी आकर बाइंड करती है, AKT1। कौन सी करती है, AKT1। ये इंपॉर्टेंट पाथवे ध्यान रखना ना। तो PIP3 के साथ में एक तो PDK1 प्रोटीन और एक कौन सी है, AKT1 प्रोटीन आकर बाइंड करती है। अब क्या होता है, ये PDK1 इस AKT के ऊपर क्या करती है, फोस्फोराइलेशन करती है। क्या करती है, फोस्फोराइलेशन, जिससे आपकी AKT क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्टिव। और इसके घर का नाम क्या है, प्रोटीन काइनेज बी। क्या नाम है इसका, प्रोटीन काइनेज बी। समझ में आ गया क्या। तो क्या क्या हुआ, सबसे पहले रिसेप्टर का क्या हुआ, ऑटोफॉस्फोराइलेशन हुआ। यहाँ तो पता है ना आपको क्या होता है। ऑटोफॉस्फोराइलेशन होने के बाद में यहाँ पर कौन सी प्रोटीन आकर एंटर करेगी, PI3 काइनेज। सही है। ये PI3 काइनेज क्या करती है, PIP2 को PIP3 के अंदर चेंज करती है। और ये PIP3 के साथ में कौन कौन सी प्रोटीन आकर इंटरेक्ट करती हैं, एक तो PDK और एक AKT। ये PDK क्या करता है, AKT के ऊपर फोस्फोराइलेशन करता है, जिससे कि AKT क्या हो जाएगा, एक्टिव। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रोटीन काइनेज बी। अब ये AKT क्या करता है, आगे mTOR पाथवे के अंदर काम में आएगा, क्योंकि चौथा वाला पाथवे कौन सा था आपका, mTOR ही तो था। ये mTOR पाथवे के अंदर काम में आएगा। इसको तो भी छोड़ दो, AKT को इधर। दूसरा काम क्या करता है AKT, GSK3। देखो ये क्या है, एक्टिव है। इस GSK3 को क्या करता है, ये फोस्फोराइलेशन करके क्या करता है, इनएक्टिव करता है। क्या करता है, इनएक्टिव। जब ये GSK3 एक्टिव होता है, क्योंकि इसने क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया, ये एक्टिव होता है, तो ये क्या करता है, ग्लाइकोजन सिंथेज को क्या करता है, एक्टिव से क्या करता है, इनएक्टिव। जिससे क्या होता है, ग्लाइकोजन सिंथेज हो जाती है। तो आपको याद क्या रखना है, PIP2 से क्या बनेगा, PIP3। कौन बनाएगा, PI3 काइनेज। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, PI3 काइनेज क्या करता है, P2 को P3 के अंदर चेंज करता है। फिर PDK1 AKT को क्या करता है,
फॉस्फोराइलेट करता है, और AKT1 क्या करता है, GSK3 को फॉस्फोराइलेट करता है, और फिर ये GSK3 क्या करता है, आपका ग्लाइकोजन सिंथेस को क्या करता है, फॉस्फोराइलेट कर देता है, इनएक्टिव करने का काम करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आपका PI3 काइनेज। समझ आ गई क्या बात आपको? ये GSK3 आपने और कहाँ पे नाम सुना था, पता है क्या आपको? GSK3 आपने और कहीं पे नाम सुना हो? GSK3 मैंने पढ़ाया था आपको ड्रोसोफिला के अंदर। एक बीटा कैटेनिन नाम सुना होगा आपने, बीटा कैटेनिन। आपने जब पढ़ा होगा जीनोपस लेविस का डेवलपमेंट, जीनोपस लेविस का नाम सुना है क्या आपने? जीनोपस लेविस नाम ही नहीं सुना तो काम कहां से सुनोगे फिर? जीनोपस लेविस मैंने तो पढ़ाया था आपको, फ्रॉग का डेवलपमेंट। बता रखा था मैंने, उसमें हेमिस्फीयर बताए थे मैंने आपको, हेमिस्फीयर, उसके अंदर कोर्टिकल ग्रेनुल साइटोसिस बताया था मैंने आपको, स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर बताए थे आपका, नहीं पढ़ा? जीनोपस लेविस नहीं पढ़ा? देखो होगा। अब ये कैसे होगा, वो आपको कल परसों बताया था ना, कैसे होगा? एक मिनट, कैसे होगा पता है आपको? मैंने बताया था जो ब्लॉक है वो दूसरे को, हाँ उस प्रोसेस से वो हुआ ये। हाँ क्या बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, जीनोपस लेविस का डब, फिर मेरी क्लास आपने ली नहीं है। उसके अंदर मैंने 2-3 टॉपिक पढ़ाए थे जो बच गए थे ना डेवलपमेंट के अंदर। एक तो जीनोपस लेविस का, एक ड्रोसोफिला वाला बताया था आपको। देखो उसके अंदर ऐसा होता है, उसके अंदर जो एक होता है ना, उसके अंदर DSH की वेसाइकल्स होती हैं। स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर का आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना क्या आपने? अभी बता देंगे, अभी थोड़ी देर बाद में, अभी बता देंगे क्या होता है ना। ये यहाँ तक समझ में आ गया क्या आपको? यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो ये mTOR पाथवे आगे क्या करता है। हाँ इसके बाद में रेस्ट ले लेंगे। mTOR, देखो mTOR के 2 प्रकार दे रखे हैं आपको, mTOR C1 और एक दे रखा है mTOR C2। अब ये जो mTOR C1 होता है, ये कौन सी प्रोटीन होती है? रैप्टर प्रोटीन। और ये कौन सी होती है? रिक्टर प्रोटीन। रेप्टर और रिक्टर। ये कैसा होता है? रापामाइसिन सेंसिटिव होता है। रापामाइसिन क्या होता है? एंटी कैंसर ड्रग होता है। क्या होती है ये? एंटी कैंसर ड्रग होती है। नाम सुना क्या आपने रापामाइसिन का? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा आपने रापामाइसिन, याद नहीं है बस आपको ना। ये रापामाइसिन सेंसिटिव है, और ये क्या है? रापामाइसिन इनसेंसिटिव। समझ में आ गई क्या बात? ये जो mTOR C2 होता है, ये क्या कर रहा है देखो, हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ AKT। मतलब आपने जो पीछे AKT देखा था, ये इसके एक्टिवेशन में हेल्प कौन करता है? mTOR C2 कौन करता है? mTOR C2। ये जो एक्टिव है ना, ये एक्टिव हो रहा है ना, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ AKT। तो इस AKT के एक्टिवेशन के अंदर भी हेल्प कौन करती है? आपका mTOR C2। अभी कैसे करती है इसका डायग्राम आगे दे रखा है।
तो एमटोर दो प्रकार की है, C1 और C2। C1 कैसी होती है, रापामाइसिन सेंसिटिव होती है, और ये कैसी होती है, रापामाइसिन इनसेंसिटिव होती है। और C2 क्या करती है, AKT के एक्टिवेशन के अंदर हेल्प करवाती है। और AKT पता ना आपको क्या करता है, अभी तो बताया था AKT क्या करता है, क्या करता है, GS को क्या कर देगा, इनएक्टिव करने का काम करता है। अब देखो ये आपने नाम सुना है क्या, नहीं सुना, EIF4E। हाँ, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E, ट्रांसलेशन ने बताया था। और वहां पर एक प्रोटीन इसके साथ में आकर बाइंड करता है जिसका नाम क्या है, 4EBP, 4E बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं इसको। जब EIF4E के साथ में ये 4EBP प्रोटीन आकर बाइंड करती है तो ये क्या हो जाता है, ये आपका इनएक्टिव, क्या हो जाता है, इनएक्टिव। अब ये 4EBP प्रोटीन जब तक नहीं हटेगी तब तक आपका EIF4E इनएक्टिव से एक्टिव नहीं होगा। तो इसको इनएक्टिव से एक्टिव करने का काम करता है कौन, आपका एमटोर C1। कौन करता है, एमटोर C1। और जब एमटोर C1 इसको एक्टिव करता है तो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन के अंदर भी आपको बात बताई हुई होगी, है ना, सिर्फ नई बात क्या ही है, एमटोर C1। तो एमटोर C1 क्या करवाता है बताओ, ट्रांसलेशन करवाता है ना। अब एक पाथवे इसके अंदर और है इधर, PI3 काइनेज, अभी देखा था आपने। PI3 काइनेज किसको एक्टिवेट करता है, AKT को। और AKT में हेल्प और कौन करता है, AKT को, AKT को एक्टिवेट करवाने के लिए और हेल्प कौन करता है, अरे ये रहा, ये भी तो करवाता है। ये एमटोर C2 भी क्या करता है, AKT को एक्टिवेट करवाने का काम करता है। और कौन करता है, ये PI3 काइनेज तो करता ही करता है। और आपका और कौन करता है, पीछे देखा था ना अभी, PDK1। समझ में आ गई क्या बात आपको। तो फिर क्या होता है, AKT किसको ब्लॉक कर देगा, TSC। TSC के पास में कौन सी एक्टिविटी, गैप। गैप एक्टिविटी मतलब GTP को GDP के अंदर चेंज करेगा। तो PI3 काइनेज किसको एक्टिवेट करता है, AKT को। AKT किसको ब्लॉक करता है, TSC को। और TSC किसको ब्लॉक करता है, रेब बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रेब प्रोटीन, रेब। ये कैसी होती है, मोनोमेरिक GTPase होती है। GTPase एक्टिविटी इसका मतलब इसके पास में क्या करेगी, ये GTP को GDP के अंदर, जैसे क्या हो जाएगा, एमटोर स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एमटोर पाथवे स्टार्ट हो जाएगा। अब कैसे करेगी ये बता दिया ना मैंने आपको। ये मैंने आपको एक अलग से टॉपिक बताया था कि किसको कौन ब्लॉक कर सकता है, किसको कौन अनब्लॉक कर सकता है, बताया रखा था ना आपको। वैसे होगा इसके अंदर। अब ये वाला पाथवे इन दोनों का मिला जुला रूप है। ये वाला पाथवे आपको याद नहीं करना है, हाँ, जिसको ऐसा लगे ना कि कंफर्ट है वो वाला पढ़ लेना। फिर जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, मोर इंटेलिजेंट, वो पढ़ना है इसको। देखो इसके अंदर मैं बता देता हूँ क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या होता है, जब सिग्नल आता है तो रिसेप्टर क्या होगा, डायमराइज होगा। उसके बाद में क्या होता है, इसका फोस्फोराइलेशन होता है ना, ऑटो फोस्फोरेशन होगा। फिर यहाँ पर आकर कौन बाइंड करता है, आपका PI3 काइनेज। अभी करवाया था ना आपने PI3 काइनेज। और ये PI3 क्या करता है, PIP2 को। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस PIP3 के साथ में आकर प्रोटीन बाइंड करती है कौन, एमटोर C2। अभी बताई थी आपको एमटोर C2। और ये एमटोर C2 अभी बताया था मैंने किसको एक्टिवेट करवाने का काम करती है, AKT काइनेज को। ये दिख रहा है क्या डायग्राम में आपको, AKT काइनेज को एक्टिवेट कर रहा है किसके द्वारा, फोस्फोराइलेशन करके। इसने क्या है, फोस्फोराइलेशन। एक और प्रोटीन जिसका नाम क्या है, PDK1, इसने भी क्या किया है, इसको फोस्फोराइलेशन कर दिया। इसका मतलब ये जो AKT काइनेज है इसको एक्टिवेट करवाने के लिए हेल्प किसने की है, एमटोर C2 ने इसको भी क्या कर दिया है,
फॉस्फोराइलेशन, और PDK1 ने भी इसको क्या कर दिया है, फॉस्फोराइलेशन। समझ में आ गई? अब क्या हो रहा है, अब ये AKT काइनेज क्या हो चुका है आपका, एक्टिव हो चुका है। क्यों? क्योंकि mTOR C2 ने भी इसको एक्टिवेट कर दिया है और PDK1 ने भी इसको क्या कर दिया है, फॉस्फोराइलेट कर दिया है। तो ये AKT काइनेज आपका एक्टिवेट हो गया। अब देखो AKT काइनेज जब एक्टिव होने के बाद में क्या करता है कि किस किस को ब्लॉक करेगा, बेड, FOXO1, GSK3, और एक्टिवेट किसको करता है, MDM2, MEDM2। ये तो नाम आपने सुना होगा, आपने P53 प्रोटीन का नाम सुना होगा, सुना है क्या? डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा आपने P53 प्रोटीन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। रिपेयर पाथवे नहीं पढ़े आपने म्यूटेशन के, CHK1, CHK2 ऐसे नाम सुना होगा आपने, वहां पर आपने नाम सुना होगा CHK1, CHK2, P53 प्रोटीन। देखो ये नाम आप आगे जाकर सुनोगे, ये नाम आपका सुना हुआ होगा, विंड सिग्नलिंग पढ़ ली ना आपने, विंड सिग्नलिंग के अंदर आपने पढ़ा होगा डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स, नाम सुना है डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स का। डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन होती है पता है क्या आपको? डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन होती है? आपने नाम सुना होगा, APC होती है एक तो वहां पर, एक होती है एक्जीन, एक होती है CK1, कैसिन काइनेज फर्स्ट, एक होती है GSK3। नाम सुना है क्या आपने? ये 4 प्रोटीन होती है उसके अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर। अभी पढ़ेंगे उसके विंड वाला भी। अब देखो इधर देखो, ये AKT काइनेज है, ये एक्टिवेट हो गया। आपको ये चीजें याद नहीं रखनी, सर मैं बता रहा हूं आपको। ये AKT काइनेज क्या करता है, बेड, फोक्सो और GSK3 इनको क्या करता है, इनहिबिट करने का काम करता है। और किसको एक्टिवेट करता है, MDM2, MEDM2 को क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर MEDM2 क्या करती है, इस P53 को ब्लॉक करके रखती है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर MEDM2 क्या करती है, इस P53 को ब्लॉक करती है, जिससे क्या होता है, अपोप्टोसिस का इनहिबिशन होता है। अब ये जो फोक्सो, बेड और ये P53, ये तीनों मिलकर क्या करवाती हैं, सेल की सर्वाइवल बढ़ाती हैं। क्या करती हैं, सेल सर्वाइवल, क्या करती हैं, ये सेल सर्वाइवल करवाती हैं। कौन कौन सी प्रोटीन, P53, बेड और फोक्सो। हाँ ब्लॉक है। GSK3 भी क्या है, ब्लॉक। ये क्या करता है, सेल का प्रोलिफरेशन करवाता है। और AKT काइनेज किसको ब्लॉक करता है, TSC फर्स्ट, TSC सेकंड। ये किसको ब्लॉक करता है, mTOR C1 को। और ये किसको ब्लॉक करता है, 4EBP, 4E बाइंडिंग प्रोटीन 1 को। और क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। अब आप लोग सर ये 4EBP, ये तो इसको क्या कर रही है, प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहा है। अभी बताया था ना आपको, ये किसके साथ में मिलकर काम करती है, इनएक्टिव कैसे रहती है ये, EIF4E, बताया था ना आपको। और एक्टिवेट कौन करवाता है इसको, यही तो नाम आ रहा था, mTOR C1। अब देखो इसको याद रखना, ये एंटी कैंसर ड्रग है, इसका नाम क्या है, रापामाइसिन। क्या नाम है, रापामाइसिन। ये रापामाइसिन क्या करती है, इस mTOR C1 को क्या कर देती है, ब्लॉक। अब ये पाथवे आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नाम आपको आने वाले हैं बाद में। समझ में आ गई क्या बात? अभी आपको ये वाला पाथवे याद रखना है, ये वाला और ये वाला, ये वाला तो रख लोगे ना, ये वाला पाथवे और ये वाला पाथवे रखना है। इसके बाद में क्या दे रखा है, अब ये वाला नहीं करना है, ये वाला नहीं करना है इसके, लेकिन इसके अंदर ये ध्यान रखना है, ये वाला, ये बेड को क्या करता है, इतना तो याद रख लोगे आप कि AKT काइनेज बेड को ब्लॉक करता है और फोक्सो को ब्लॉक करता है और GSK3 को ब्लॉक करता है। इतना याद रख लेना आप तो। और एक याद रखना कि mTOR C1 को ब्लॉक कौन करता है, इसको याद रखना। ये क्या है,
एंटी कैंसर ड्रग होती है। नहीं नहीं, पूरा याद नहीं करना, फिर तो हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। अब इसकी कहानी लिख रखी है मैंने। हाँ, mTOR C1 इनएक्टिव तो बता रहा है, किसको बढ़ाता है? ये EIF4E है ना, ये इनएक्टिव होती है जब किसके साथ में बाइंड होती है? 4E बाइंडिंग प्रोटीन के साथ में। ये C1 आकर क्या करता है? इस 4E बाइंडिंग प्रोटीन को रिलीज करवा देता है फॉस्फोराइलेशन करके। तो ये आपकी 4E क्या हो जाती है? एक्टिवेट। और जब ये एक्टिवेट हो जाती है तो ये क्या करवाती है? ट्रांसलेशन। इस प्रोटीन के बारे में आपने मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा, ट्रांसलेशन के अंदर। वहाँ पे केप बाइंडिंग प्रोटीन ऐसे कुछ नाम सुना होगा आपने, सुना है क्या? केप बाइंडिंग प्रोटीन। देखो इसके बारे में एक पढ़ लेते हैं एक बार। ये वाला कौन सा है? ये बाद में पढ़ेंगे। ये देखो एक बार, ये जो आपने सिग्नलिंग पढ़ी है ना, उसके बारे में दे रखा है। EGF एक्टिवेट EGF रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। EGF क्या है आपका? सिग्नल है। क्या है ये? सिग्नल। ये क्या काम करता है? किसको एक्टिवेट करता है? RTK को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। फिर PI3 काइनेज क्या करता है? रिसेप्टर के साथ में बाइंड होता है। और PI3 क्या काम करता है? PI3 काइनेज क्या काम करेगा? PIP2 को PIP3 के अंदर चेंज कर देगा। एंड फोस्फोराइलेटेड PIP2 टू फॉर्म PIP3। PIP2 से क्या बन जाएगा? PIP3 बन जाएगा, जो किसकी तरह काम करता है? एक प्रकार से सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। mTOR C2, इसके बाद में AKT काइनेज, इसके बाद में PDK1। ये तो आपने 3 नाम सुने हैं ना। mTOR C2 क्या करवाता है? ये AKT के एक्टिवेशन में हेल्प करवाता है। AKT काइनेज और PDK1 ये कहाँ पे बाइंड होते हैं? PIP3 के साथ में। और एक्टिवेट किसको करते हैं? AKT काइनेज को। ये देखो ये रे, ये PIP3 है, इसके साथ में कौन बाइंड करता है? mTOR C2 फॉस्फोराइलेट करता है ना। और कौन करता है? PDK1। और इसको क्या करवा देगा? एक्टिवेट करवा देगा। AKT काइनेज इनहिबिट किसको करता है? GSK3 को। भी बताया था ना, GSK3 को किसको करेगा? और फोक्सो को। और किसको करेगा? बेड को। जो क्या काम करते हैं? प्रमोट करते हैं किसको? सेल के सर्वाइवल को और प्रोलिफरेशन को। और AKT काइनेज किसको इनहिबिट करता है? TSC फर्स्ट और TSC सेकंड। देखो ये रहा, ये AKT काइनेज किसको इनहिबिट कर रहा है? TSC फर्स्ट और TSC सेकंड को। विच इज टर्न एक्टिवेट mTOR C1, जिससे क्या हो जाएगा? mTOR C1 क्या हो जाएगा? एक्टिवेट। और आपको पता है mTOR C1 जब क्या हो जाता है? mTOR C1 इनहिबिट EIF4EBP। mTOR क्या करता है? इनहिबिट होता है तो EIF4E एंड एक्टिवेट S6 काइनेज। S6 काइनेज देखा है क्या आपने? ये रहा। जब आपका mTOR C1 क्या हो जाता है? ब्लॉक, तो ये S6 काइनेज क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। और बताओ mTOR C1 जब ब्लॉक पड़ा है तो इसको ब्लॉक कर सकता है क्या? ब्लॉक नहीं कर सकता, ये खुद ही ब्लॉक पड़ा है, तो इसको क्या कर सकता है? ब्लॉक कर सकता है क्या? तो ये क्या रहेगा? एक्टिव। और ये एक्टिव रहेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस आपका होगा। तो यही बात लिख रखी है। राइबोसोमल प्रोटीन एक्टिवेशन हो जाएगा और mRNA का क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन के द्वारा क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा। ये किसकी बात चल रही है? आपके AKT mTOR पाथवे की। यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन तो या तो कहाँ से आएगा? रास मैप से, या कहाँ से आएगा? इस AKT mTOR से। और PI3 एक आप डेक से थोड़ी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। IP3 डेक से क्वेश्चन पूछेगा क्या आपको? नहीं पूछेगा। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? mTOR पाथवे से या फिर रास मैप पाथवे से। समझ में आ गया क्या यहाँ तक?